तो पीयूष बात करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? बचपन के दिन कैसे थे? स्कूल कहाँ था? घर में कौन-कौन है? माता-पिता क्या करते हैं? कितने भाई-बहन हैं? मेरा जन्म बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के एक छोटे से गाँव रामपुर दयाल में हुआ। बचपन से ही मतलब काफ़ी मतलब ऐसा सुविधाएँ बहुत कम थी। उस टाइम तो नहीं लगता था कि क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता बट जैसे-जैसे आप ग्रो अप करते हो तो आस-पास देखते हो तो लगता है कि हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी। पढ़ाई के ज़्यादा ज़्यादा चांसेस नहीं थे वहाँ पे और ये वन ऑफ द रीज़न्स है जिसके लिए मुझे दिल्ली लाया गया ताकि मैं थोड़ा अच्छा पढ़ सकूँ। मेरे परिवार में वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे हम 4 भाई-बहन हैं और जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ, 2 भाई और 2 बहन। पिताजी का खेती है या व्यवसाय है, नौकरी है? पापा अभी करंटली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। अभी भी? हाँ, कहाँ पे? पीरागढ़ी, अच्छा, दिल्ली में ही। दिल्ली में। और बचपन में? बचपन में शुरुआत में जब मुझे यहाँ पे लाया गया था, तो वो छोटे से सिनेमा हॉल के एक मैनेजर टाइप के थे। मतलब वो देखते थे मतलब कैशियर भी थे, मैनेजर भी थे, वो छोटा-सा वाले जो सिनेमा हाँ, हॉल होते हैं, छोटे से सिंगल होते हैं। स्क्रीन? हाँ, सिंगल हाँ। स्क्रीन छोटा-सा प्रोजेक्टर होता है, हाँ, हाँ, उसपे हाँ। चला दिया। तो आपकी टिकट लगती थी? नहीं एक्चुअली कौन-सी और मूवीज़ देखी? वहाँ से कोई याद है वहाँ क की? वहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती वगैरह की मूवीज़ लगा करती थी। तो हाँ, मूवी कभी मैं मेरे को नहीं याद कि मैंने पूरी देखी हो, हाँ। बट जाके बैठ जाता, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। वो काफ़ी अच्छा टाइम था, कभी भी वहाँ पे चले गए। एग्ज़ैक्टली। आज हम लोग कहते हैं कि बड़ा स्ट्रगल था लाइफ़ में, पर इंसान उस समय अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल, उसको नहीं पता होता कि छोटा बच्चा है ना, उसको नहीं पता है। तो उसमें अपनी उसको खुशियाँ ढूँढता है मिट्टी वो। में भी छोड़ दो तो फिर वो भी उसमें खिलौने बना लेता है। हाँ, क्या बात कही है। खुशियाँ ढूँढ लेता है अपनी वो। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा टाइम था। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, मतलब ऐसा लगा मतलब पै पैसों का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाए, जो भी मतलब पैसा आता था उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। हुँ। कुछ वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने कुछ अ, पैसे का घोटाला वगैरह कर दिया। इसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में उसके बाद पापा पापा फिर एक होटल में उन्होंने स्टोर मैनेजर के रूप में काम किया, हुँ, जिसमें उनकी सैलरी मतलब शुरुआत में 5,000 थी, लगभग 2013-14 के आसपास। हुँ। जब भी वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में तो फिर हमको आगे रखते हैं अपने आप से आगे रखते हैं और किसी भी चीज़ के लिए हमारे बारे में पहले सोचते हैं। लाइक हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत भी उनके लिए उनकी लाइफ से बढ़कर है, ऐसा लगता है कई बार कि मतलब मेरे लिए ही जो भी मतलब काम कर रहे हैं मेरे लिए ही कर रहे हैं ताकि मैं जीवन में अच्छा कर सकूँ। मैं अभी यही बात बता रहा था एक दिन बैच में कि घर आके जो प्रेम से आपको खाना खिलाता है, ना जाने किन हालातों में वो पिता पैसे कमाता है। और ये बात कहीं न कहीं बच्चे भूल जाते हैं और बहुत सारी डिमांड्स हो जाती है। एक तो इनोसेंट भी हैं हम लोग, या 17-18 साल की उम्र होती है, इनोसेंट होते हैं, अच्छा मोबाइल नहीं है मेरे पास, अच्छे कपड़े नहीं हैं। और वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पिताजी कौन-सी ज़िंदगी जी रहे हैं आपके लिए, आपको बनाने के लिए। अभी मेरा एक सेशन था उसमें मैं बोल रहा था कि भाई बाप, बाप होता है जैसा भी हो और उसने जो किया है वो आप कभी देख ही नहीं पाओगे। मतलब अब आप यहाँ बैठ के ये बता रहे हो गार्ड की जॉब करते हैं, पर दिन भर या रात में जब भी ड्यूटी लगती है, वो हुँ, जॉब कैसी होती है, वो ऑफ़ जानना बहुत कोर्स मुश्किल है आपके मतलब लिए। रात में तो फिर भी ठीक है बट दिल्ली में कई बार 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाता है टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में बाहर हैं मतलब कई बार सिक्योरिटी गार्ड के लिए छोटा-सा केबिन होता है, कई बार तो वो भी नहीं नहीं होता। होता केबिन भी कई बार कई बार वो तो उसमें कैसे विथस्टैंड कर और रहे हैं। अधिकतर समय खड़े रहो, हुँ, पूरे समय, कहीं बैठे रहो कंप्लेन हो और जाए। उनकी धीरे-धीरे उम्र भी हो गई है। बचपन में स्कूल कहाँ था? बचपन में स्कूल मेरे घर के पास ही था, एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल था। हुँ, उसमें मतलब काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे आते थे। मतलब जिनके मोस्ट ऑफ द टाइम्स मम्मी-पापा दोनों जॉब कर रहे हैं। मतलब उनको देखने वाला मतलब उन देखने वाला कोई नहीं है कि क्या कर रहा है दिन भर, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि वो गलत राह में चले जाते हैं बच्चे। तो उसी टाइप का एक स्कूल था बट फॉर्च्यूनेटली मैं ऐसी संगत में नहीं पढ़ा। अच्छी पेरेंटिंग ना पैसा आने से नहीं आती, अच्छी पेरेंटिंग आती है इंसान के संस्कार से। फिर क्या हुआ? क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसा गया? पढ़ाई में कैसे थे उस वक़्त? उस वक़्त क्लास 3rd तक तो एक्चुअली मैं गाँव में ही पढ़ा हूँ। तो गाँव में तो ऐसा ही होता था कि हम जाते हैं और वहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, फिर रिसेस हो जाती है, खाना मिलता है, फिर हम आ जाते हैं घर वापस। तो ऐसा ही चलता था बट कितने बच्चे थे क्लास में? गाँव में क्लास में तुम्हारे कितने बच्चे थे? मतलब जब मैं गाँव में पढ़ा हाँ, करता था।
उसमें कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी आ जाता है। कई बार जिसका एडमिशन नहीं हुआ होता वो भी आ गया, तो उसको और यूनिफ़ॉर्म? यूनिफ़ॉर्म उस टाइम नहीं होता। अब तो जाता हूँ, जब देखता हूँ तो हाँ, यूनिफ़ॉर्म में जाते हैं बच्चे। उस टाइम आप ऐसे ही चले जाते हो ताकि रोज़ अनजान चेहरे दिख रहे हैं। हाँ, उस हाँ, एक्चुअली जब गाँव में होते हो तो आप सबको जान रहे होते हो, तब आपके लिए अनजान नहीं है वो। छोटा गाँव है। हाँ, तब आपके लिए अनजान नहीं है। बट यही है कि अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस क्या मतलब बेसिकली ऐसे नाम के लिए आ रहे हैं स्कूल। वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं वेरियस करिकुलम चल रहे हैं, सिलेबस चल रहा है। तब पढ़ाई-लिखाई में रुचि थी आपकी? मैथ्स में मैं अच्छा था। मैथ करी। उस उनका यही मतलब वहाँ पे यही फ़ायदा हुआ कि मतलब मैथ्स पे उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। कोई शिक्षक होगा, हाँ, जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा? हाँ, एक्चुअली मेरे दादाजी थे, मतलब मेरे दादाजी के छोटे भाई। होता है ना कि मैथ्स मेन कोर सब्जेक्ट है। हुँ। अगर उसकी आपके ऊपर पकड़ है तो आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हो और ओवरऑल अच्छा कर सकते हो। तो दिस इज़ जब यहाँ कमिंग पे आया फ्रॉम अ तो नीट एस्पिरेंट। हाँ, तो यहाँ पे आया तो फिर उस चीज़ ने हेल्प की कि हाँ, मैथ्स में मैं ठीक था। पढ़ने के लिए कौन प्रेरित करता था घर में, माता-पिता या भाई-बहन? कौन ज़्यादा, या कोई भाई या कोई बहन ज़्यादा प्रेरित करता था? चाचा मतलब स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं कि हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे, इसी से कुछ हो सकता है। क्या बात है! हाँ, तो उनका इन्फ्लुएंस रहा, जैसे कि एक बच्चा होता है ना, उसको आप जिस डायरेक्शन में मोड़ दो उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। आपको उसको बिठाना है बस, अगर आप चाहते हो कि वो पढ़े, तो उसके बाद वो अपने आप पढ़ेगा। उसके पास वो चीज़ें नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपने बिठा तो दिया लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। अगर आपने बिठा दिया तो वो पढ़ेगा ही, है ना? अगर वो बैठा हुआ है तो वो पढ़ेगा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास 4 तरह की बातें होती हैं कि यार आज ये हुआ, तो दिमाग घूम जाता है पूरा। लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। तो वही है कि चाचा बिठाते थे पढ़ने के लिए और मैं भी मतलब चीज़ों को इंटरेस्ट लेके करने की कोशिश करता था। फिर क्या हुआ 6th, 7th, 8th में? अ, यही स्कूल चल रहा था कि स्कूल नहीं, बदला? ये प्राइमरी स्कूल था खाली, इसके हुँ। बाद स्कूल चेंज हुआ और 6, 7, 8 में भी मतलब ऐसा मतलब इस समय कहाँ रह रहे हो 6th, 7th, 8th में जब पहुँच गए हो? यही नांगलोई, मतलब क्लास नांगलोई 3rd में। से मैं नांगलोई में। और जो प्राइमरी स्कूल था उसके पास ही था, मतलब जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ से ये मैंने, सीबीएसई बोर्ड था? हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड है। तो इससे पहले वाला जो स्कूल था वो सीबीएसई नहीं था, वो दिल्ली के जो गवर्नमेंट मेडिकल सॉरी दिल्ली के जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन है एससीईआरटी, उसके अंडर रन करता था। हुँ। तो इसमें भी मतलब अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, ए, बी, सी, डी। मैं सेक्शन सी में पढ़ता था, उसमें भी ज़्यादा अच्छे बच्चे नहीं आते थे। ज़्यादातर अच्छे बच्चे ना सेक्शन ए और सेक्शन बी में, मतलब जो एकेडमिकली कॉम्पिटिटिव हैं, वो ज़्यादातर ए और बी में थे। नहीं, जीवन में सबसे ज़्यादा आगे निकलते हैं सेक्शन सी के बच्चे। मैं अपने स्कूल में भी देखा हूँ, मैं भी सेक्शन सी में था। और सेक्शन सी के बच्चे आगे क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो भेड़-चाल में नहीं फँसते। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मैं भी यही कहने बैक वाला था। बेंचर्स बहुत आगे निकलते हैं जीवन में, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये सबसे तो होना नहीं है, फिर कुछ नया ट्राई करते हैं। डॉक्टर बनने का कब ख़्याल आया? अभी नहीं आया है 10th तक? नहीं, 10th में ही आया था एक्चुअली। अच्छा। 10th तक मैं सोचता था क्योंकि मैं मतलब सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ते हैं कि हाँ, उसमें अलग-अलग लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे काफ़ी एक तरह से इन्फ्लुएंस होता था। और फिर मुझे मतलब एक राह दिखती थी कि हाँ, सिविल सर्विसेज़ है, बट जो सिविल सर्विसेज़ वाला जो रास्ता था वो आसान था। इसलिए मैंने सोच रखा था कि हाँ, 11th-12th में आर्ट्स लूँगा और यूपीएससी लिखना है मुझे। और फिर मुझे लगा कि यार इस फील्ड में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को, रिसर्च करने को, ढूँढने को। फिर मैंने सोच लिया कि यार ग्रेजुएशन करनी है तो मतलब इसी में करते हैं और देखते हैं कुछ आगे हो पाया, बहुत बढ़िया। रिसर्च में जा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, आपके मामा जैसे व्यक्ति दुनिया में बहुत होंगे, वो तुम तक कैसे पहुँचेंगे? तुम्हारी फ़ीस ₹500 कंसल्टेशन फ़ीस होगी, तो कैसे गरीब आदमी आके तुम्हें दिखाएगा? या सरकारी हॉस्पिटल में देखोगे? क्या सोचा है इस बारे में? इस बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं सोचा है, बट कई बार मतलब ऐसा थॉट आता है कि हाँ, मैं गाँव में सर्व कर रहा होऊँगा एमबीबीएस के बाद, या फिर मे बी एमबीबीएस के आगे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं गाँव में अपना सेटअप जो भी है, हुँ। या फिर या 2 तरीके, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को में अपना सर्विसेज़ दो, वो ईज़ीएस्ट है। इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं अलग से कोई कुछ शुरू करूँ, तो मतलब मिनिमम द बेयर मिनिमम जो भी हो सकता है, उस पे रखने की कोशिश करूँगा मैं। लाइक आप ज 2022 के यकीन 1 में थे। हाँ, तो उस पढ़ाई को मैं काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करने लग गया, लाइक ग्रेट बायोलॉजी टीचर्स एंड फिज़िक्स में हमारे सर, उस पढ़ाई को काफ़ी एन्जॉय करने लग गया। लाइक पूरे दिन मैं लेक्चर देख के नोट्स, सबसे पहले तो मेरी कोशिश रहती थी कि
लेक्चर के दौरान जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ मेरे को उसी टाइम कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। और एक बार कंसेप्चुअली बढ़िया से क्लियर हो गया, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस पे जंप करूँगा और अपने कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट को शार्पन करने की कोशिश करूँगा, मतलब बेटर करने की कोशिश करूँगा। क्लास तुम लाइब्रेरी में बैठ के देखते थे? हाँ। तो नोट्स पूरे बनाते थे क्लास के या इम्पोर्टेंट पॉइंट के जो क्वेश्चंस होते थे नोट करते थे कि नहीं नोट करते थे, जो ईज़ी क्वेश्चन है छोड़ देते थे? नोट्स कैसे? बेसिकली पहले तो मैं पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनता था और साइड में रख के मतलब जो भी सर बातें बोल रहे हैं, वो लॉजिकली मैं अपने माइंड में उसको करेक्ट मतलब लॉजिकली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, और जो भी बात बोल रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। ये सब देख-दाख के मतलब पूरे पूरे लेक्चर को लगभग 1.5x 1.75x इस पे देख लेता था। उसके बाद मैं नोट्स बनाना शुरू करता था। बेसिकली नोट्स में वही होते थे, एक तो थ्योरी जो सर ने लिखा है बोर्ड पे वो पूरा आ जाएगा, और क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री में वो वाले होंगे जो मैं नहीं कर पा रहा हूँगा। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं रिवाइज़ करूँगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हर एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकूँ। और अगर मेरे को सॉल्व भी करना हुआ तो 10-15 क्वेश्चन मैं बाहर से उठा लूँगा, जिसमें पूरे चैप्टर के कांसेप्ट सारे कवर हो जाएँगे और मैं उसको बाद में कर सकता हूँ। और मैं क्वेश्चन वो वाले लिखता था जो मैं लेक्चर के दौरान नहीं कर पाया। मैं जैसे पहले क्वेश्चन अपीयर हुआ तो फिर मैं उसको खुद से अटेम्प्ट देता था, और अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं उसको सॉल्यूशन देख के फिर नोट कर लेता था। पहले शॉर्ट नोट्स का कोई? हाँ, एक्चुअली शॉर्ट नोट्स से काफ़ी इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है। शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट नोट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन लास्ट तक आते-आते मेरे नंबर मतलब जो मेरे मार्क्स थे, वो 640 टू 650 के रेंज में, 630 टू 650 की रेंज में आ गए थे। तो मुझे लगा कि हाँ यार, यहाँ से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने के लिए जो स्कोर रेंज होता है, उसको टारगेट किया जा सकता है। तो उसके लिए ये भी सुना मैंने कि हाँ, शॉर्ट नोट्स नाम की एक चीज़ होती है, जिससे रिवीजन काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाता है और आपको अदर थिंग्स के लिए अधिक टाइम मिल जाता है। मतलब तो फिर लास्ट के 2 महीने जो सिलेबस खत्म करने के बाद 2 महीने बचे हुए थे, तो यही स्ट्रैटेजिक एरर हो गया मुझसे कि लास्ट के 2 महीने जिसमें आपको रिवाइज़ करो, टेस्ट दो, रिवाइज़ करो, मॉक टेस्ट दो, रिवाइज़ करो, मॉक टेस्ट दो। ओएमआर की प्रिसिज़न बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ, वो करना होता है। उसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाने लग गया, ताकि मैं फ्रीक्वेंट रिवीजन कर सकूँ। बट हुआ ऐसा कि एक दिन में एक चैप्टर या फिर एक दिन में 2 चैप्टर का बना पाता था। सिलेबस में चैप्टर हैं लगभग 92, 96। धीरे-धीरे टाइम कैसे बीत गया 2 महीने पता ही नहीं चला, और मेरे पास मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मुझे आज भी याद है नीट 2022 के लिए मैंने खाली 1 मॉक टेस्ट दिया था, और उसके उसके बाद मुझे नीट देने जाना था, और नीट ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था, बट क्योंकि मतलब कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट में वो अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाया था मेरा, तो मैं 642 नंबर का ही करके आ पाया। और और उसमें भी मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि 3 क्वेश्चंस की जो आंसर है वो ओएमआर पे एक साथ भरूँ, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो गई और मेरे नंबर आए 615। तो सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छे स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस करके हटाया जा सकता है। और सबसे पहली बात तो इसको सिली मिस्टेक बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सिली मिस्टेक बोल के हम ऐसा लगता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो मन में ऐसा होता है कि अगली बार हम नहीं कर रहे होते, नहीं करेंगे। लेकिन यही मिस्टेक हम लास्ट तक करते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं कि यार नीट में मैं 4 सिली मिस्टेक करके आ गया, वरना मेरे मार्क्स 720 में होते। खुद को सुधारने का सबसे पहला तरीका है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। सिली मिस्टेक क्या है, कहीं न कहीं हम लोग पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ, गलती से हो गई थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर असल में वो बड़ी बात है। एग्ज़ाम में सवाल हो, ज़िंदगी में दोस्त हो, धोखा सबसे ज़्यादा वही देता है जो कहता है मुझ पे भरोसा कर, कि मुझ पे भरोसा कर मैं धोखा नहीं दूँगा। वही आसान सवाल होते हैं, वही धोखा देते हैं। अब कहने को आप कह रहे हो सिली मिस्टेक है, पर उसके पीछे रीज़न देखो, प्रैक्टिस कम है, कंसंट्रेशन कम है, फ़ोकस कम है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आई है, आपका फ़ोकस उतना अच्छा नहीं है, आपकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, आपकी स्पीड मैनेज नहीं है। तो है तो वो मिस्टेक्स ही, अब सिली मिस्टेक कह के उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। पर मुझे जितने बच्चों से मैंने इंटरव्यू लिए हैं, जितने बच्चों से बात की है, सबने यही बोला है सिली मिस्टेक सुधारने का सबसे बड़ा तरीका होता है मॉक देते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। वरना वो सारी सिली मिस्टेक सीधा नीट के एग्ज़ाम में जाके होती हैं। और मतलब टेस्ट देने के बाद और भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से आप उसको एनालाइज़ कर रहे हो। बेसिकली जब मैं टेस्ट दे के आता था, मान लो मेरे 680 नंबर आए, देन मैं 680 बटे 670 नहीं लिख रहा होता था उस टेस्ट पेपर पे, मैं लिखूँगा 40 बटे 720, ताकि मुझे पता रहे कि ये पोर्शन है क्या जिसको बचा मुझे है? इम्प्रूव करना है।
हाँ, जिसको मुझे इम्प्रूव करना है। और वाह! उस 40 में से भी 30 नंबर तो ऐसे होंगे जिनको मुझे आता होगा, जिसको मैं सिली मिस्टेक कह के अवॉइड कर रहा हूँगा। तो वो मुझे नहीं करना है और मेरे को ये सोचना है कि हाँ, ये अगले टेस्ट में, फ्यूचर में कैसे ये गलती मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँगा। अगर सबसे आसान चीज़ तो ये है कि मतलब हाँ, ये कांसेप्ट में दिक्कत थी, उसको जाके पढ़ लिया, देन इट इज़ सॉर्टेड आउट। लेकिन सिली मिस्टेक ज़्यादा मुश्किल है अवॉइड करना क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये आपको हुँ, खुद से हुँ। डेवलप करना होगा कि कैसे अक्सर करना आप है। देखो जब लेक्चर चलते हैं और क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, टीचर कराता है नीट 2019 का ही सवाल है बच्चे का हल हो जाता है। फिर लेक्चर में आधे घंटे बाद आया नीट 2022 का ही सवाल है, 21 का सवाल है, बच्चे का नीट 2021 का सवाल भी हल हो गया। अब उसे लगता है मेरा नीट निकल जाएगा और उसे पता नहीं जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठते हो, सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है और फिर स्पीड में करना होता है, तो वहाँ चीज़ें गड़बड़ाती है। और क्योंकि वहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास के सिलेबस में आपको नहीं पढ़ाई गई। बहुत सी चीज़ें क्लास में आपको पढ़ाई नहीं जा सकती, आप महसूस करोगे। मॉक देते वक़्त खुद से आपको समझ में आएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और किसी भी एक स्ट्रैटेजी को हर कोई अपना नहीं सकता, सबकी अपनी-अपनी बनती है, अपनी स्ट्रैटेजी बनती है, अपना तरीका होता है, तो इसलिए उसके लिए मॉक देना ही जो वही रास्ता है सीखने का। एग्ज़ैक्टली। उसी के दौरान आप नई चीज़ें सीख रहे होते हो कि हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपना कोई होता है केमिस्ट्री पहले करता है, कोई बायोलॉजी पहले करता है, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेंथ है। कितना टाइम डेडिकेट करना है, हो सकता हो आप फिज़िक्स को 1 घंटे देते हो, किसी और बंदे का फिज़िक्स 45 मिनट्स में हो जाता हो। ये सारे फैसले इंसान अधिकतर बच्चे 80% बच्चे ये सारा फैसला नीट के पेपर के दिन पे डिसाइड करते हैं, 1 घंटे में फिज़िक्स कर लूँगा, आधे घंटे में ये, 1 घंटे में ये हो जाएगा, वहीं पे फैसला कर रहे हैं। और ये इतना शार्प लाइन खींचना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हुँ, हम सुनते हैं कि हाँ, टॉपर्स ने 3 घंटे का पेपर हुँ, 2 घंटे में कर लिया, हुँ, डेढ़ घंटे में कर लिया। बट मैंने पूरा 3 घंटा लिया था। सही है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सही, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा गलत है, बट दिस इज़ व्हाट व्हिच वर्क्स फॉर मी। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मतलब सबसे ज़रूरी ये था मेरे लिए कि मैं सिली मिस्टेक नहीं कर रहा हूँगा। जो मुझे आता होगा उसको गलत नहीं करके आऊँगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटने चाहिए। तो 3 घंटा इसलिए आपको दिया गया है ना? तो यही मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चीज़ भी थी। अब व्हाट वर्क फॉर हिम मे नॉट वर्क फॉर यू, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है। हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसके लिए वही है प्रैक्टिस। फिर घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था इस बार? इस बार जब रिज़ल्ट आया तो ज़ाहिर-सी बात है ऑल इंडिया रैंक 88 हुँ। मतलब मिस कैसे हो गए पीडब्ल्यू से? ऑल इंडिया रैंक 88 थे तो हमसे एक बार बात भी नहीं हुई, आज मिल रहे हो इतने टाइम बाद। एक्चुअली नीट रिज़ल्ट से पहले जब मुझे अ, पता था कि हाँ यार टॉप 50 में तो नहीं आ पाएगा और मतलब मुझे डाउटफुल कुछ क्वेश्चन डाउटफुल भी थे, तो सबसे पहले मेरे 695 नंबर बन रहे थे। तो ये भी था मतलब शुरुआत से जब टेस्ट देता था तो एक बैरियर टाइप था मेरे लिए कि 700 नंबर लाना, जो कि मुझे लगा कि यार नीट में भी नहीं हो पाएगा। तो वही था तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट एक ज़रिया था जिसमें मैं एम्स में दिल्ली को अचीव कर सकता हूँ। तो उस टाइम मेरा नहीं बना था, उसमें दिक्कतें भी आ रही थी मतलब कोई भी गवर्नमेंट कागज़ बनवाना है, दिल्ली में तो और भी ज़्यादा मुश्किल से बनता है। तो वही बनने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। फिर जब बाद में अच्छा रिज़ल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 88 आई, तो दोस्तों ने कहा कि हाँ यार इसका इंटरव्यू आ रहा है, इसका इंटरव्यू आ रहा है। तेरा नहीं आया, तेरा कब आएगा? तो फिर ऐसा तो नहीं कहीं और कोचिंग कर रहे थे इसलिए रिपोर्ट नहीं किया हम लोग को? नहीं सर एक्चुअली मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी अलग से, एक और हुँ, टेस्ट सीरीज़ ली थी। बट हुँ, मैं जो भी सिलेबस है, जो भी कंप्लीट पढ़ाई मैंने पीडब्ल्यू से की है। हुँ। और इवन द जो मेन टेस्ट सीरीज़ थी इस वाले अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट या सेकंड ड्रॉप के लिए, ये भी मतलब पीडब्ल्यू था जिसको मैं थ्रू आउट द ईयर फॉलो कर रहा था। D2 वाली। हाँ, डी स्क्वायर वाली। हुँ। बाकी एक मतलब फाइनल टेस्ट देने के लिए मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, ताकि मतलब मैं सेफ साइड में रहूँ। अच्छा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अच्छी बात है यार जो तुम्हारे लिए वर्क करे। 2 जगह से पढ़ के सिलेक्शन होता है, 2 जगह पढ़ो, 2 जगह टेस्ट सीरीज़ देके होता है, 2 जगह करके करो। अल्टीमेटली जिस लक्ष्य को लेके आए वो तुमने हासिल हो। सबसे मेन तो ये मिठाई लाओ यार बच्चे के लिए। एआईआर 88 हम लोग की टीम मिस कर गई। खा ली क्या आपने इसमें से? कम हुई है? कुछ तो खाई है आपने। थैंक यू। काजू कतली हम लोग की टीम की फेवरेट है। हमेशा यही आती है। अब कैसा लग रहा है कॉलेज में? इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। काफ़ी अच्छा है, एकेडमिकली तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो फीस की टेंशन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। फीस क्या है आपकी? 2600 फॉर एंटायर 5 एंड हाफ एन ईयर। पूरे 5.5 साल के लिए हम मेरी फी मतलब हॉस्टल फीस साढ़े 2600 है हुँ, और ओवरऑल 5,500 के करीब है। हुँ। बहुत बढ़िया लगा यार और
हमें बहुत प्राउड है। बेहतरीन डॉक्टर आप निकलोगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है तुमको चीज़ों की। बात करने में मुझको मज़ा आया, मैंने इतनी डिटेल में इसीलिए बात किया। तुमको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें तुमको काफ़ी क्लियर है। कुछ नहीं क्लियर है, समय के साथ हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूज़ रहना भी ज़रूरी है। ताकि बेटर एस्पेक्ट को हम खंगाल सकें। हाँ यार, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसको पता हो कि सीखने को बहुत कुछ है भी जीवन में। आप देखो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई-लिखाई कर ली, तो बहुत शोर मचाने लगेगा, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ऐसा। जैसे ही वो थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करता है उसको समझ में आता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो वो शांत हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब दैट्स व्हाट I'm feeling right now when I've entered into the AIMS Delhi हुँ, और मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी कुछ नहीं, अभी ऑफ बहुत कोर्स सीखने को है। 2 चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन को काफ़ी स्मूथ बनाया। पहला तो है कि मतलब मेरी स्ट्रैटेजी जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। मतलब इसको बिना रुके मैं कर सकता हूँ। अ, अगर मैं मतलब स्लीपी फ़ील नहीं कर रहा हूँ तो बिना रुके इसको कर सकता हूँ। दूसरा है कि मतलब मेरी जो भी कमियाँ हैं उन्होंने भी मेरे को इंस्पायर किया ताकि आगे इन फ्यूचर मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। लाइक इन द फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच आई हैव फेस्ड उन्होंने मेरे को मतलब मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद की है। हुँ, यही था कि ये दोनों चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आई विल आल्सो लव टू थैंक पीडब्ल्यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट क्योंकि अगर आज से 5 साल पहले मैं सोचता कि मतलब मेरा जो टाइमलाइन है 5 साल पहले वाली होती नीट वाली, तो मैं ये नहीं कर पाता। मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कर पाता क्योंकि अ, अगर उस टाइम अगर आपको नीट जैसे एग्ज़ाम में कोई अच्छा एक्सेप्शनल रैंक लानी है तो आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसकी फ़ीस है 2 लाख, 1.5 लाख, जो मेरी फैमिली अगर मैं कहता तो कर देती, मतलब मतलब थर्ड सोर्स से कहीं से भी कर लेती। बट वो मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल डाल देता कि मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता मेरा और मैं अपनी फैमिली को इस मुश्किल में डालना भी नहीं चाहूँगा कि उस टाइम पे नहीं डालना चाहूँगा, बट इस टाइम पे पीडब्ल्यू ने चीज़ों को इतना रेवोल्यूशनाइज़ देखिए कर आपका दिया। बहुत आभार है, आपने पीडब्ल्यू का शुक्रिया किया, पर मेरी इस पे फ़िलॉसफ़ी अलग है, भले ही पीडब्ल्यू मेरा ही बनाया हुआ है, पर मेरी इस पे फ़िलॉसफ़ी अलग है। एकलव्य की कहानी सुनी है? यस सर। उसके पास गुरु नहीं, या एग्ज़ैक्टली नहीं थे। थे एकलव्य के पास गुरु? नहीं। क्या किया था? मिट्टी से अपने गुरु बना के हुँ, पूजा करके सीख लिया था उसने खुद से। पीडब्ल्यू नहीं भी होता तुम यहीं होते, तुम अपना रास्ता खुद ढूँढ लेते। ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। पीडब्ल्यू होता, नहीं होता, चीज़ें होती नहीं होती, तुम यहीं होते। मेबी बट दैट्स व्हाट आई कई बार बिलीव लोग राइट कहते नाउ। हैं कि वो इंसान बहुत किस्मत वाला है, बहुत लकी है, उसके साथ ऐसा हुआ, पर उस लक के पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। हो सकता है थोड़ी देर में पहुँचता, पर अगर उस व्यक्ति को ऊँचाई पे पहुँचना है, तो फैक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहुँचता है। थोड़ा देर हो जाती है कई बार, संघर्ष लंबा हो जाता है। तुम पहुँचते तो यहीं, चाहे पीडब्ल्यू होता, स्कूल होता, कुछ होता, ना होता, तुम लड़ झगड़ के अपना रास्ता बना लेते। आई एम वेरी, वेरी प्राउड ऑफ यू। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तुम्हारी बहुत अच्छी है। आगे का तुम्हारा विज़न भी बहुत अच्छा है समाज के लिए करने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो क्लोज़ करते हैं। ऑल्सो मैं अपनी तरफ से एक स्कॉलरशिप तुमको 2 लाख रुपीज़ की दूँगा एंड दैट विल बी फॉर योर एजुकेशन पर्पज़ ओनली एंड बस और क्या, बाकी बेहतरीन करोगे, घर वाले सपोर्टिव हैं। मेरे पास बहुत सारे शब्द तो है नहीं इस वीडियो को क्लोज़ करने के लिए। बस मन में एक फीलिंग है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फ़ील हुआ, बहुत खुशी फ़ील हुई। अभी आप देखो तो टॉप के जितने भी इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, एक समय था वहाँ पे बहुत प्रिविलेज्ड बच्चे पहुँचते थे। फिर ऐसा हुआ कि मिडल क्लास के बच्चे पहुँचने लगे क्योंकि एजुकेशन और लोगों तक पहुँची। अब एजुकेशन इतनी डेमोक्रेटाइज़ हो गई है कि लोअर मिडल क्लास के हम जैसे बच्चे भी, हम जैसे मतलब मेरे जैसे, आप जैसे बच्चे, अब हम लोग भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर घुस जा रहे हैं। आप बड़े-बड़े आईटीज़ में देखो, एम्स में देखो, इस समय टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखो, धीमे-धीमे कहीं न कहीं हमारे जैसे लोगों का, गरीब लोगों का या लोअर मिडल क्लास वाले लोग धीमे-धीमे वहाँ ज़्यादा एंटर कर जा रहे हैं। हाँ, मैं अब गरीब नहीं हूँ, मैं मान रहा हूँ, एक पर कहीं न कहीं ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि डेमोक्रेटाइज़ हो रही है और लोगों को हक मिल रहा है, लोग पहुँच रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मुझे लगता है माता-पिता का अवेयर होना। आपके पिताजी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं पर साथ में आपको बैच खरीदवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा ध्यान दे रहे हैं। भैया को भी इतना पढ़ाया, भैया भी आज नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी गए। तो आई थिंक ये धीमे-धीमे सोसाइटी चेंज हो रही है। कई बार हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि सोसाइटी नहीं बदल रही है। ऐसे बदलाव सामने दिख रहे हैं, धीमे-धीमे और आएँगे।